दोस्तों एक ऐसा आदमी जिसने अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए थे। इन्होंने दोस्तों 2013 में अमेरिका के 10 लाख से ज्यादा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट खोलकर यानी कि चुराकर उनको दुनिया के सामने खोलकर रख दिया था। और दोस्तों तब से लेकर पिछले 11 सालों से यह अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट का इतना ज्यादा नुकसान करने के बावजूद भी आज दुनिया में इसको हीरो की नजर से देखा जाता है। और दोस्तों दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी के डॉक्यूमेंट इसने क्यों चुराए और कैसे चुराए और उसको आगे जाकर लीक क्यों कर दिया, और इन सभी चीजों के बावजूद भी ये अमेरिका के गिरफ्त से कैसे बचा हुआ है। दोस्तों यह बात है 6 जून 2013 की। इस दिन दोस्तों अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई। तो होता यूं है दोस्तों कि द गार्डियन और द वॉशिंगटन पोस्ट पे खबरों की एक सीरीज पब्लिश होती है, जिसमें दोस्तों एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट का कच्चा चिट्ठा मौजूद था। इन डॉक्यूमेंट ने न सिर्फ अमेरिकन बल्कि पूरी दुनिया के मोबाइल यूजर्स को हैरत में डाल दिया था, जब उनको ये पता चला दोस्तों कि अमेरिकन गवर्नमेंट चुपके से हर मोबाइल यूजर पर नजर रख रही है। इन डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों एनएसए के सीक्रेट प्रोग्राम प्रिज्म को एक्सपोज किया गया था। एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम जो कि यूएस गवर्नमेंट को, जो गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनीज के जरिए पीछे के रास्ते से किसी भी यूजर्स के डाटा को एक्सेस कर देता था। इसके अलावा दोस्तों उनके पास एक सीक्रेट कोड ऑर्डर है जिसमें कि लिखा हुआ है कि वह करोड़ों वेराइजन कस्टमर के डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। वेराइजन दोस्तों अमेरिका में एक मोबाइल ऑपरेटर है, जैसे कि दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान में एयरटेल और बाकी सब संस्थाएं होती है। इसके बाद दोस्तों लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स में प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से लिखा गया 18 पेजों का एक मेमो भी मौजूद था, जिसमें दोस्तों बराक ओबामा इंटेलिजेंस ऑफिशियल से टारगेटेड मुल्क की डॉक्यूमेंट्स को मांग रहे हैं, जिन पर कि दोस्तों उनको साइबर अटैक करना है। और दोस्तों ये तो महज लीक्ड डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत थी। एनएसए ने दोस्तों हांगकांग और चाइना के मिलिट्री के कंप्यूटर्स को हैक किया और एंजेला मैर्केल के फोन को टैप किया, जो उस वक्त जर्मनी की चांसलर थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स GCHQ अपने शहरियों पर नजर रखने के लिए एक प्रोग्राम चला रहे थे। और दोस्तों लीक्ड डॉक्यूमेंट्स में एनएसए और GCHQ की बातचीत सामने आई, जिसमें दोनों के दोनों तरीके ढूंढ रहे थे दोस्तों कि कैसे लोगों को धोखा दिया जाए, प्रोपोगेंडा किया जाए और कैसे सोशल मीडिया के जरिए अपना हुक्म चलाया जाए लोगों पर। शुरुआत में दोस्तों किसी को भी मालूम नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट्स किसने लीक कर दिए थे और क्या दोस्तों ये वाकई में सच्चे भी है, यह भी किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि दोस्तों न्यूज एजेंसीज अपने खबर का सोर्स बताने की पाबंद नहीं होती। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों के 3 दिनों बाद एक शख्स सामने आता है जो दोस्तों इन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लीक करने की जिम्मेदारी लेता है। 29 ईयर का एडवर्ड स्नोडेन, जो कि दोस्तों एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। उसने दोस्तों अपने करियर की शुरुआत यूएस मिलिट्री से की थी, लेकिन दोस्तों 1 साल बाद वहां से डिस्चार्ज होकर 2005 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड बन गया। बेसिकली दोस्तों एडवर्ड स्नोडेन पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन दोस्तों उसकी कंप्यूटर स्किल इतनी ज्यादा अच्छी थी और मजबूत थी कि CIA ने उसको जॉब पर रख लिया था। CIA के साथ कुछ साल बिताने के बाद साल 2009 में अमेरिकन टेक जायंट डेल ने उसको हायर कर लिया था। और दोस्तों डेल के पास उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कंप्यूटर सिस्टम को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी था। तभी दोस्तों उन्होंने एडवर्ड को भी इसी प्रोजेक्ट पर लगा दिया था, जहां दोस्तों पहले उसका रोल सुपरवाइजर का था, बाद में वह साइबर स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। यहाँ तक तो दोस्तों एडवर्ड स्नोडेन CIA और NSA के लिए हीरे की तरह था। तो फिर दोस्तों आगे चलकर ऐसा क्या हुआ जो उसको इन्हीं एजेंसी की तरफ से गद्दार कहा जाने लगा। असल में दोस्तों एडवर्ड का साइबर स्ट्रेटेजिस्ट से गद्दार बनने के पीछे एक वाकया हुआ था। NSA के कंप्यूटर्स को ऑपरेट और अपग्रेड करने के दौरान एडवर्ड को मालूम पड़ा कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पास किसी भी मोबाइल यूजर का पर्सनल डाटा एक्सेस करने की पावर मौजूद है। उसने दोस्तों कुछ रिकॉर्ड्स भी देखे जो पहले उसको लगा कि शायद इंटरनेशनल क्रिमिनल के रिकॉर्ड हैं, लेकिन असल में यह क्रिमिनल नहीं बल्कि अमेरिका की आम जनता के रिकॉर्ड्स थे। उसी दौरान दोस्तों अमेरिका की कांग्रेस में इंटेलिजेंस के मुद्दे पर एक बहस चल रही थी। रॉन बाइडन दोस्तों, जो कि अमेरिका के एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने दोस्तों भरी कांग्रेस में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स कैल्पर से एक सवाल किया कि एजेंसी अमेरिका का डाटा इकट्ठा करती है या फिर नहीं। कांग्रेस का यह सेशन दोस्तों नेशनल टेलीविजन पर भी ब्रॉडकास्ट हुआ। जेम्स क्लैपर ने करोड़ों लोगों के सामने बोला कि नहीं, हमारा काम सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस है। एडवर्ड स्नोडेन उस वक्त टेलीविजन पर अपने डायरेक्टर को साफ साफ झूठ बोलते हुए देखकर हैरत में पड़ गए। उसको उस वक्त दोस्तों इतना ज्यादा गुस्सा आया कि 3 दिनों के बाद उसने डेल की जॉब छोड़ दी, जहां से वो सालाना $2 लाख कमा रहा था। 2013 में दोस्तों उन्होंने डेल को छोड़कर बूज एलन हैमिल्टन को चुना, यानी को यूं कहे तो ज्वाइन कर लिया, जो कि दोस्तों यूएस मिलिट्री, CIA और NSA के लिए काम किया करती थी। यहाँ पर भी दोस्तों उसको NSA के एक प्रोजेक्ट पे लगा दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का कहना था कि एडवर्ड ने हमारे सिस्टम से इतने ज्यादा फाइल्स चुराए हैं कि उनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी तादाद 20 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन दोस्तों एडवर्ड ने ऐसा क्या किया जो कि वो टॉप सीक्रेट एजेंसी की फाइल्स कॉपी कर गया, और वो भी बिना किसी की नजर पड़े। हैरानी की बात तो यह भी है दोस्तों कि इस काम के लिए उसने किसी भी पेचीदा हैकिंग टूल्स का भी इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि यह सारा काम दोस्तों एक छोटे से USB ड्राइव से किया गया था। लेकिन एक सवाल है दोस्तों यहाँ पर कि आखिर कैसे, आपको भी जानना है ना, बताता हूँ।
हूँ, वीडियो देखो वीडियो। देखो दोस्तों, नॉर्मल ऑफिसेज में भी डाटा चोरी हो जाने के डर से खास तौर पर यूएसबी ड्राइव को पाबंदी होती है। दूसरा ये बात है दोस्तों कि किसी भी कंपनी के सिस्टम में जहाँ पर कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है वहाँ पर सभी एम्प्लॉयज के पास डाटा एक्सेस करने का अथॉरिटी नहीं होता है। तो ये तो फिर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, यहाँ पर कैसे मिलेगा? दोस्तों आपको पता है एडवर्ड स्नोडेन ने यह काम करने से पहले अपने भागने का प्लान बनाया था और दोस्तों अपनी लोकेशन का भी फायदा उठाया था, क्योंकि दोस्तों वह बूस एलन हैमिल्टन की तरफ से एनएसए के प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया था। इसी वजह से दोस्तों उसको हवाई में एनएसए के मैरीलैंड हेडक्वार्टर से 5000 मील दूर रखा गया था। हवाई दोस्तों मैरीलैंड से 6 घंटे पीछे है। इसका मतलब था दोस्तों कि जब तक एडवर्ड अपने ऑफिस में काम किया करता उस वक्त तक एनएसए के हेडक्वार्टर्स में सब चले जाते थे घर। टाइम जोन अलग है ना भाई। दूसरा फायदा यह था दोस्तों कि उसको एनएसए के हेडक्वार्टर्स के सर्वर तक थिन क्लाइंट सिस्टम के जरिए रसाई हासिल थी, जो कि एक असल में आउटडेटेड सिस्टम था। तीसरा फायदा यह था दोस्तों कि एडवर्ड खुद वहाँ का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था और तो और दोस्तों उसकी प्रोफाइल हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस थी, जिससे उसके पास राइट्स थी, बहुत ज्यादा राइट्स थी। यानी कि दोस्तों वह बिना किसी की नजर में आए किसी भी सिस्टम के डाटा को कॉपी कर सकता था बिना किसी मुसीबत के। और दोस्तों इन्हीं सब चीजों का फायदा एडवर्ड स्नोडेन ने उठाया था। और दोस्तों बिना किसी की नजर में आए एडवर्ड स्नोडेन ने 5000 मील दूर से ही 20 लाख से ज्यादा फाइल्स को कॉपी कर लिया। हवाई ऑफिस में सिर्फ 4 हफ्ते काम करने के बाद एडवर्ड ने एनएसआई की करतूत दुनिया के सामने ला दी। मतलब अभी नहीं लाई थी, लाने का फैसला किया था। दोस्तों उसने उस दिन यह किया कि उसने बहुत सावधानी से यूएसबी ड्राइव के अंदर सभी फाइल्स को कॉपी किया और बड़ी ही चालाकी से वह ड्राइव सिक्योरिटी गार्ड से छुपाकर बाहर निकाल लाया। और दोस्तों बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी भी कर ली। उसने यहाँ पर एक और दिमाग लगाया, उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया और सीधा हवाई से हांगकांग चला गया। जब दोस्तों अगले कई दिनों तक वह वापस नहीं आया और ना ही उसका नंबर लग रहा था, तो एनएसए को शक हुआ और दोस्तों वे उसको ढूंढने में लग गए थे। हांगकांग पहुंचने के बाद वह कुछ भरोसेमंद जर्नलिस्ट से मिला, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए और वही फिर डॉक्यूमेंट्स अगले दिन दुनिया की हेडलाइंस बन गई। दोस्तों एडवर्ड स्नोडेन के लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स ने दुनिया भर में एनएसए के सीक्रेट पावर्स पर एक नई बहस छेड़ दी। इस पर दोस्तों सरकारी प्रॉपर्टी की चोरी, नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में बगैर इजाजत घुसने और टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन को अनऑथोराइज्ड लोगों तक पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया। साथ ही दोस्तों अमेरिकन गवर्नमेंट ने हांगकांग से बात किया कि एडवर्ड को हमारे हवाले किया जाए, लेकिन दोस्तों वह भी बहुत शातिर था, उसने अपना हर कदम पहले से प्लान कर लिया था। दोस्तों तब तक एडवर्ड जहाज पकड़कर रसिया चला गया था, जहां पर शुरू में उसको असाइलम मिला और फिर दोस्तों सितंबर 2022 में पुतिन ने यानी कि रसिया की गवर्नमेंट ने उसको रशियन सिटीजनशिप दे दी। तब से लेकर अभी तक दोस्तों एडवर्ड कई सारे इंटरव्यूज दे चुका है। उसने उन इंटरव्यूज में बताया दोस्तों कि कैसे हमारे ही फोन्स हमारी जासूसी करते हैं। उसने दोस्तों नोजी स्मर्फ नाम के एक टूल का जिक्र किया, जो कि दोस्तों हमारे फोन्स के माइक्रोफोन्स का एक्सेस सिक्योरिटी एजेंसीज को देता है, जिससे कि दोस्तों वह आसपास की आवाजें बिना किसी रुकावट के सुन सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों एडवर्ड को गद्दार समझते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि वह एक हीरो है। पिक्चर का हीरो मत समझना, देश का हीरो, जिसने दोस्तों एनएसए का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया था। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।